अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उड़द मूंग की अच्छी उपज देने वाली प्रजातियां और बुआई तकनीक, सागौन के स्वस्थ पौध तैयार करने की वैज्ञानिक तकनीक पर जानकारी, बहुत से किसान भाई अच्छे बाजार भाव के चलते जायद के मौसम में मूंग और उड़द की खेती करने लगे हैं और अभी इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय भी चल रहा है। तो जो किसान मूंग और उड़द की खेती करना चाहते हैं वो इस समय इसकी कौन सी उन्नत किस्म का चयन करें तथा इसकी बुआई किस तरह से की जाए जिससे कि उन्हें भरपूर उपज मिल सके, इस विषय पर सुझाव दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र कुमार। अगर किसी भी फसल चक्र लगा रहे हैं उसमें अगर समर में अगर मूंग की या उड़द की खेती कर लेते हैं तो आपकी जो मृदा की उर्वरता है उसकी सस्टेनेबिलिटी जो कहते हैं स्थिर रहती है। गर्मा मौसम में मूंग और उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप अपने यहाँ जलवायु अनुसार इनकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें। तो अपने क्षेत्र के लिए कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करना है, आइए जानते हैं। अब गर्मा मूंग में आपको मैं बता दूं कि जो बिहार के लिए जो अनुशंसित प्रभेद हैं उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें पूषा विशाल है जो करीब 65 से 70 दिन में इसकी तोड़ाई हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर की गई है। दूसरी प्रभेद जो आती है वो सम्राट के नाम से आती है। वायरस जो पीला मोज़ेक जो होता है उसके लिए प्रतिरोधी प्रभेद है और उपज क्षमता भी लगभग पूषा विशाल के ही समकक्ष है। इसकी भी खेती किसान भाई बिहार कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा मेहा और SML 668 HUM 16 ये बिहार के लिए अनुशंसित प्रभेद हैं। इससे HUM 16 और SML 668 से आप 16 से 18 कुंटल तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। उड़द की जो प्रभेदें हैं उसमें अभी पंथ U31 और इसके अलावा जो सबसे अच्छी प्रभेद जो मानी जाती है पंथ U19, ये जो दो अनुशंसित प्रभेद हैं इसके आप खेती कर सकते हैं। प्रजातियों का चयन कर लेने के बाद इनसे अच्छा उत्पादन मिले और फसल रोग और कीट मुक्त रहे, इसके लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना चाहिए। तो बीज उपचार की तकनीक क्या है, आइए देखते हैं। दलहनी फसल में बुआई के समय आप उपचार करना न भूलें। एक तो बैक्टीरियल फर्टिलाइजर का, राइजोबियम का और फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो PSB का, आप PSB से इसको उपचार कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसको एक FIM टेक्निक कहा जाता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर और PSB से इसका उपचार करते हैं। उपचार बढ़िया से उपचार किए हुए उड़द या मूंग का प्रति एकड़ 8 किलो और प्रति हेक्टेयर 20 किलो बीज की मात्रा आवश्यक पड़ती है।
बीजों को उपचारित करने के बाद इन बीजों का सही ढंग से अंकुरण हो और पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आप खेत तैयारी कैसे करेंगे? आइए जानते हैं जिला पटना की कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सरला यादव से। गर्मियों की फसल लेने के लिए जो इसकी बुआई होती है वो जो है मार्च के मध्य से लेकर के अप्रैल के मध्य तक करते हैं। मूंग की फसल उगाने से किसानों को सबसे अधिक फायदा ये होता है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी उत्पादक शक्ति बढ़ती है। मूंग की खेती के लिए हम जब रबी की फसल काट लेते हैं उसके बाद हमें खेत में जो है पानी दे देना चाहिए। पानी देने के बाद जब ओट जैसे ही आ जाती है खेत में, उसकी 2 से 3 जुताई करके खेत में पाटा दे करके तैयार कर देते हैं। जुताई के पूर्व ही यदि कंपोस्ट या गोबर की खाद जो उपलब्ध है तो 8 से 10 टन डाल देते हैं। यदि नहीं है तो 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और जो है 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस खेत में डालते हैं। जब हम बीज की बुआई करते हैं तो जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज बोने के पश्चात करीब 20 दिन बाद हम पहली जो है सिंचाई करते हैं। यदि आवश्यकता है तभी सिंचाई करें, यदि वर्षा प्राप्त हो जाती है तो सिंचाई नहीं करनी चाहिए। बुआई के बाद गर्मा फसलों में बार बार सिंचाई की जाती है, जिससे फसल के साथ कई खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं। तो आप इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करेंगे, जानते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें जो है हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। जैसे प्रथम निराई गुड़ाई जो है 20 दिन के बाद और द्वितीय 45 दिन के बाद करनी चाहिए। यदि हम बुआई से पूर्व खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो जो है कुछ जो है वीडीसाइड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिनका छिड़काव हम जो है करते हैं। और जो इससे प्राप्त होने वाली उपज है वो 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के कुछ किसान भाई सागौन की बागवानी के लिए पौधों का रोपण करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर पौधे मर जाते हैं और जो बचते भी हैं वो पौधे कमजोर रहते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है सीधे बीजों से तैयार पौधों का रोपण कर देना। अतः किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सागौन की स्वस्थ पौध तैयार करने की रूट एंड सूट विधि के बारे में, जिससे तैयार पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। तो क्या है ये सागौन के पौधे तैयार करने की रूट एंड सूट विधि? आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ राकेश शर्मा से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सागौन का रूट सूट है। इसको हमने बीज से तैयार किया है, सागौन के पौधे को ज़मीन के अंदर, और मार्च में इसकी हम तैयारी चालू करते हैं। जंगल से इसके लिए बीज एकत्रित किया जाता है। जो प्लस ट्री होते हैं, अच्छे पौधे होते हैं, सागौन के अच्छे वृक्ष होते हैं, उनसे इसके बीज का संग्रहण करते हैं। संग्रहण करने के पश्चात इसके बीज का उपचार किया जाता है। उपचार की हालांकि विधि बहुत कठिन है, 25-30 दिन में इसका उपचार हो पाता है। हम इसको वर्षा ऋतु में पानी में डालते हैं, इसके बीज को बारिश में भीगता रहता है। इसको है ना फावड़ों की सहायता से इसकी कटिंग की जाती है, तो इसके ऊपर के जो छिलका होता है 25-30 दिन में एकदम उतर जाता है। और फिर इसके पश्चात इस बीज को सुखाया जाता है। बीज सुखाने के बाद में ये बोने योग्य बन जाता है। मतलब ये कहें कि हमने यदि अप्रैल में मार्च में बीज संग्रहण किया तो हम इसको अगले सीजन में इसको बोने योग्य बना पाते हैं। बीज को ज़मीन में क्यारी बनाई जाती है, ज़मीन से 30 सेंटीमीटर ऊंची और 1.25 मीटर चौड़ी बनाते हैं, 10 मीटर लंबी बनाते हैं। उसमें पंक्तिवार इसके बीज को बोया जाता है अप्रैल मई के महीने में। यदि पानी की सुविधा है तो अप्रैल में बो सकते हैं। यदि पानी की सुविधा नहीं है तो इसको 15 मई से जून के बीच में, बारिश के बीच में बो लिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें है ना नीम खली वगैरह भी मिलाई जाती है, कीटनाशक मिलाए जाते हैं।
DAP आदि मिलाई जाती है। आधा किलो के मान से DAP डाला जाता है शुरुआत में। कीटनाशक के तौर पे 4-10 भी डाल सकते हैं। SSP भी मिलाया जा सकता है, सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, ताकि इसमें वृद्धि अच्छी आती है। तीसरी बारिश में इसमें जर्मिनेशन चालू हो जाता है। तत्काल हमको जैसे ये होता है उसकी निदाई गुड़ाई करें। निदाई गुड़ाई करने के साथ साथ में हमको लगता है कि पूरा जर्मिनेशन आ गया है, फिर एक DAP का छिड़काव करें इसमें पानी की स्थिति को देखते हुए। तत्पश्चात निदाई खुदाई का कार्य इसमें निरंतर जारी रहना चाहिए। फरवरी से मार्च तक में रूट शूट बनकर इस स्थिति में आ जाता है कि हम इससे फिर है ना पौधा तैयारी का कार्य कर सकें। हमने ये जून की स्थिति में हमारा बीज बोया गया था और अभी की स्थिति में ये हमारा रूट शूट तैयार हो गया है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सागौन की बीजू पौधे तैयार करने के बारे में। और किसान भाइयों, हम जानते हैं कि इन बीजू पौधों का खेत में रोपण करते हैं तो ये आगे चलकर कमजोर रहते हैं और ऐसे पौधों की बढ़वार भी अच्छे तरीके से नहीं होती, जिस कारण किसानों को अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि हम तैयार सागौन की बीजू पौधों से रूट एंड शूट विधि के द्वारा पौधे तैयार करने और उन पौधों को जब खेत में रोपण करते हैं तब ऐसे पौधों की बढ़वार सीधी और अधिक होती है और किसानों को लाभ भी अच्छा मिलता है। तो सागौन की स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए रूट एंड शूट विधि क्या है, आइए जानते हैं। शूट तैयारी की विधि है ये इसको हमने जमीन से खोद के बाहर निकाल लिया है। लगभग 1 फीट का पौधा है ये। हमको इतनी बड़ी मात्रा में नहीं चाहिए रहता है ये। हम इसकी जो कॉलर होती है, ये कॉलर जहाँ से हम नया पौधा इसका बनने वाला है उसकी 1 इंच ऊंचाई से हम इसको तिरछा करके काट देते हैं। इस तरह से हमने इसको काट दिया है और इसी तरह से हम इसको 6 से 7 इंच नीचे से भी इसको काट देते हैं, तो लगभग इसमें 8 से 9 इंच की लंबाई आ जाती है। ये जो रूट शूट है 22 टिन के घोल में हम इसको 10 से 15 मिनट रखेंगे और इसके पश्चात हम इसको पॉलीथीन के अंदर प्रतिरोपित कर देंगे। 8 से 10 दिन में ये स्प्राउट होना चालू हो जाता है और जून आते आते ये 1.5 फीट का पौधा तैयार हो जाता है इससे, और हम इसको वृक्षारोपण क्षेत्रों में लगाने के लिए भेज देते हैं और 15 साल बाद इसको काटा जा सकता है। इससे बहुत अच्छी मात्रा में टिम्बर प्राप्त होगा और इसके काटने का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तहसील में और रेंज कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। किसान भाइयों को काटने के लिए अलग से अतिरिक्त परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। वो पौधे जो उन्होंने स्वयं ने लगाए हैं अपनी ज़मीन पर, उन पौधों को सूचना देकर काटा जा सकता है और डिपो के माध्यम से विक्रय कर अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, गन्ना की मुख्य फसल लेने के बाद दूसरे वर्ष में ली जाने वाली गन्ने की पेड़ी फसल से भी अच्छी उपज ली जा सकती है। लेकिन आपको पेड़ी फसल से अधिक उपज लेने के लिए गन्ने की कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधनों को वैज्ञानिक तरीके से करने की जरूरत होती है, जिस पर उचित जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BS कांचना। गन्ने की पेड़ी फसल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगर हम उसको ढंग से प्रबंधित करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे हमें पूरी उपज प्राप्त होगी और अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, जिस मुख्य फसल की पेड़ी रखनी हो वह खेत बीमारी तथा कीड़े मकोड़े से रहित होना चाहिए। साथ ही समुचित पौधे की संख्या आवश्यक है। मुख्य फसल काटने के बाद कई कारणों से पौधे की संख्या कम हो जाती है। पेड़ी फसल में कम से कम 27,000 झुंड हेक्टेयर होना चाहिए। इसके लिए हमें सर्वप्रथम गन्ने की कटाई से उसका ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी गन्ने की कटाई अपने खेत में कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गन्ना बिल्कुल ज़मीन के स्तर से कटे और बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार के ठूंठ बचे नहीं रहें। अगर उसमें ठूंठ रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाली फसल है उसमें हमें अच्छे गन्ने उससे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए हमें अपने खेत की कटाई के बाद एक बार पूरे खेत का अच्छे से सर्वेक्षण करना चाहिए और उसमें जहाँ भी ठूंठ दिखाई दें उनको कुल्हाड़ी से या फावड़े से काट देना चाहिए। इसके बाद गन्ने की खेत में काफ़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक अवशेष हैं, वो उपलब्ध रहते हैं। उनका प्रयोग हमें अपने खेत में जैविक खाद के रूप में करना चाहिए और उन्हें जलाना नहीं चाहिए। जो भी फसल अवशेष हमारे खेत में उपलब्ध हैं उनको एक तरफ करके उसके बाद उसमें जुताई करनी चाहिए और जुताई के बाद वापस उसी खेत में उसको फैला देना चाहिए और उसमें पानी लगाने के बाद अगर 20 से 25 किलोग्राम
यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम डालते हैं तो उसमें बहुत जल्दी वो पदार्थ सड़ के खाद के रूप में हमारे खेत में प्राप्त हो जाते हैं और उससे हमारी फसल को अतिरिक्त जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पेड़ियों की छटाई एवं मेड़ तोड़ना। किसान भाइयों, जहां तक संभव हो मुख्य फसल की कटाई जमीन की सतह से ही करनी चाहिए तथा बाद में मेड़ों को तोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया से पेड़ी में कल्ले स्वास्थ्य तथा एक साथ निकलते हैं। इसके पश्चात ऐसी जुताई करनी चाहिए जिससे पुरानी जड़ें कट जाए तथा नई जड़ों को विकसित होने का मौका मिले। किसान भाइयों, मेड़ तोड़ने के बाद पत्तियों के बीच 200 क्विंटल कंपोस्ट या सड़े हुए गोबर की खाद समान रूप से छींटकर देशी हल से जोतकर मिला दे। इस जुताई के साथ साथ 10 किलोग्राम फोरेट 10G प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देने से पेड़ी फसल को शुरू से कीटों से सुरक्षा मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक की मात्रा पर। किसान भाइयों, पेड़ी फसल में पेड़ियों की छटाई के 3 सप्ताह बाद ही रासायनिक उर्वरक का व्यवहार करें। जिस प्रकार से हमने गन्ने की मुख्य फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किया था, लगभग उतनी ही मात्रा में हमें जो गन्ने की पेड़ी फसल है उसमें भी पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें पड़ती है, जिसके लिए हम आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटाश की शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त अपने खेत में मिला देते हैं। इसके पश्चात शेष आधी मात्रा 2 टुकड़ों में 1 महीने बाद और फिर अगले 1 महीने बाद हम अपने खेत में खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा हर स्थिति में 100 दिन की फसल अवस्था से पूर्व हमारे खेत में डाल दी जानी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाली जगहों को भरने पर। किसान भाइयों, पेड़ी की सामान्य फसल में ईख की पत्तियों में प्रति मीटर की दूरी पर 3 झुंड होने चाहिए। इस प्रकार खेत में लगभग 38,240 झुंड प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। खाली स्थानों की संख्या अधिक होने पर अंकुरित ईख की रोपाई कर दे। खाली स्थान की भराई के बाद तुरंत पानी देना चाहिए। पहली सिंचाई सूखी पत्तियों को जलाने के बाद पेड़ियों की छटाई कर करे। बाद की सिंचाई 3-4 सप्ताह के अंतराल पर इस प्रकार कुल 4 से 5 सिंचाई देना आवश्यक है। प्रत्येक सिंचाई के बाद अंतःकर्षण करना आवश्यक है। ठीक समय पर उचित तरीके से अंतःकर्षण करने से पेड़ी फसल के विकास में काफी सहायता मिलती है। प्रारंभ में 1-2 बार अंतःकर्षण खुरपी से तथा बाद में 3 फारा या 5 फारा हल से करे। मानसून की वर्षा के समय खेत में जल जमाव की स्थिति में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। इसके बाद जुलाई प्रथम सप्ताह में और द्वितीय सप्ताह में जब गन्ने की फसल बड़ी हो रही होती है, उस वक्त हमें अपने खेत में बंधाई का कार्य भी करना चाहिए जुलाई और अगस्त के माह में, जिससे कि हमें हवा के कारण से जो फसल गिरने की समस्या है उससे बचा जा सके और हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इस प्रकार से अगर हम अपने गन्ने की पेड़ी फसल का ढंग से प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर गन्ने की फसल से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और अब रुख करेंगे अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों के पास गर्मा धान का बिचड़ा रोप लायक हो गया हो, वे इसकी रोपाई की तैयारी करें।
रुपाई से पहले खेत की भली भांति जुताई कर कादो कर लें। इसके बाद 2 से 3 बिचड़े 20 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए रुपाई करें। जो किसान भाई धान का रोपा कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस समय बाली निकलने की अवस्था है उसमें सिंचाई करें। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा सीमित है वे मूंग एवं उड़द की बुआई कर सकते हैं। गर्मा मौसम की सब्जियां जैसे भिंडी, कद्दू, करेला, खीरा एवं नेनुआ आदि की बुआई करें। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए सब्जियों की लगी हुई फसल जैसे चना, मटर, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी आदि में नमी की मात्रा को देखते हुए हल्की सिंचाई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीट का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम हेतु क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से पौधों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला भोजपुर के कृषक कृष्णकांत ने। यह गेंदा की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कृष्णकांत जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गेंदा की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो गेंदा 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है अफ्रीकन गेंदा, जिसकी उन्नतशील किस्में हैं अफ्रीकन जायंट डबल नारंगी, अफ्रीकन जायंट डबल पीला, पूसा नारंगी, गोल्डन एज इत्यादि। तथा दूसरा है फ्रेंच गेंदा, जिसकी उन्नतशील किस्में हैं पूसा बसंती, रस्टी रेड, जिप्सी, सनराइज इत्यादि। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नए फल बागों में सब्जियों की खेती करके ले सकते हैं शुरुआती वर्षों में अच्छी आय। भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए फसल में जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।